इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है? स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही शानदार चीज के टाइम में बात करने वाले आइजन। ये विज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जो अभी आपके अंदर हो रहा है। जिसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहते इजन। मुझे पता है ये एक बड़ा शब्द है, लेकिन चलिए जिसे समझते इजन। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली कैन बेटा है। फिजियोलॉजी का मतलब है कि जीवित चीजें कैसे काम करती इजन, जिसका अध्ययन करना। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मेरे शरीर के बिजली वाले हिस्सों का अध्ययन है। ये इस बात का विज्ञान है कि वेरी कोशिकाएं, सेल्स, बिजली का उपयोग करके कैसे एक दूसरे से बात करती ईसन और अद्भुत काम करती ईसन, जैसे वेरे दिल को धड़काना और वेरे दिमाग को सोचने में मदद करना। है ना ये कमाल का? ये वेरे शरीर की गुप्त भाषा है जो ऊर्जा की छोटी छोटी चिंगारियों में लिखी हुई है। जरा सोचिए, हर बार जब आप कुछ सोचते इसन, किसी मांसपेशी को हिलाते इसन या अपने दिल की धड़कन महसूस करते इसन, तो वह इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ही कहलाती है। आपका शरीर एक बहुत ही जटिल बिजली की मशीन जैसा है, जिसमें तारें कैन बेटी इसन, जो आपकी नसें इसन, जिसमें एक पावर सोर्स कैन बेटा है जो आपकी कोशिकाओं में खास रसायनों से आता है, और ये चीविचन को करने के लिए हर जगह बिजली के सिग्नल भेजता है। इन सिग्नलों को समझने से बीइंग यह समझने में मदद मिलती है कि हम कैसे जीते ईसन, सांस लेते ईसन और दुनिया का एक्सपीरियंस करते ईसन। ये लाइफ विज्ञान का एक मूलभूत हिस्सा है और यह डॉक्टरों को शरीर में कई अलग अलग तरह की समस्याओं का पता आउटने और दोष का इलाज करने में मदद करता है। तो यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, जब मेरे शरीर में बिजली के सिग्नल सही ढंग से काम करते इसन, तो हम स्वस्थ रहते इसन। मेरा दिल एक स्थिर लय में धड़कता है। मेरा दिमाग मेरी मांसपेशियों को साफ संदेश भेजता है। लेकिन कभी कभी ये सिग्नल गलत हो सकते इसन। कल्पना कीजिए कि अगर आपके घर में तारें खराब कैन बे, तो लाइटें टिमटिमा सकती इसन या बिल्कुल भी नॉन जलेंगी। दूसरी बात मेरे शरीर में भी हो सकती है। जब बिजली के सिग्नल गड़बड़ा जाते इजन, तो जिससे गनाल्स और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती इजन। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का अध्ययन करके वैज्ञानिक और डॉक्टर यह पता लगा सकते इजन कि क्या गलत हो रहा है और उसे ठीक करने के तरीके खोज सकते इजन। इस निबंध में हम इस बिजली से भरी दुनिया में एक और तरह करने वाले आइसन। हम पता आउटेंगे कि आपकी कोशिकाएं बिजली कैसे बनौती इसन। हम सीखेंगे कि वे पलक झपकते ही कितनी तेजी से संदेश भेजती इसन। हम उन खास उपकरणों को देखेंगे जिनका उपयोग वैज्ञानिक इन बिजली की थिंचीत को सुनने के लिए करते इसन। और हम देखेंगे कि यह विज्ञान हर दिन लोगों की कैसे मदद करता है। आपके दिल की स्थिर धड़कन से लेकर आपके विचारों के जटिल जाल तक बिजली ही इसकी कुंजी है। तो अपनी सोचने वाली टोपी पहन लीजिए, वही कि विज्ञान अब चौंकाने वाला कैन बेने वाला है। चलिए शुरू करते इजन। चलो बेसिक से शुरू करते इजन। एक सेल, आपका एक छोटा सा हिस्सा, बिजली कैसे बनौटा है, यह सब मेम्ब्रेन पोटेंशियल नोटम की चीज से शुरू कैन बेटा है। आपकी हर एक सेल एक पतली परत से घिरी कैन बेटी है, जैसे एक स्किन। दिस सेल मेम्ब्रेन कहते इजन। यह मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है, वाकई यह कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या जाता है और क्या बाहर आता है। यह एक गेटकीपर की तरह काम करती है। अब सेल के अंदर और बाहर आयन्स नोटम के छोटे चार्ज पार्टिकल्स कैन बेटे इसन। दोज हैं छोटी बैटरी, समझो। कुछ पॉजिटिव कैन बेटे इसन और कुछ नेगेटिव। सेल मेम्ब्रेन कुछ आयन्स को अंदर झोड़ा रखती है और दूसरे आयन्स को बाहर झोड़ा रखती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स का यह आउटर मेम्ब्रेन के आर पार इलेक्ट्रिकल चार्ज में अंतर पैदा करता है। इस अंतर को मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते इजन। एक असली बैटरी की कल्पना करो, जिसमें एक पॉजिटिव सिरा कैन बेटा है और एक नेगेटिव सिरा। उन दोनों सिरों के बीच का अंतर ही बिजली को फ्लो कराता है। आपकी सेल्स भी ऐसा ही करती है। ज्यादातर समय एक सेल का अंदरूनी हिस्सा बाहर की तुलना में थोड़ा ज्यादा नेगेटिव कैन बेटा है। दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये ऐसा है जैसे सेल आराम कर रही हो, कुछ कैन बेने का इंतजार कर रही कैन बी। ये चार्ज्ड है और जाने के लिए तैयार है। अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तब तक होल्ड किए हुए है जब तक डिस्क की जरूरत न पड़े। तो ये आयन्स क्या इसन? मुख्य प्लेयर सोडियम इसन जो पॉजिटिव है और पोटेशियम जो भी पॉजिटिव है। सेल के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स भी कैन बेटे इसन, जैसे प्रोटीन्स।
सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल पंप्स कैन बीटे इसन, छोटी मशीनों की तरह, जो सोडियम आयंस को सेल से बाहर धकेलते इसन और पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर खींचते इसन। यह पंप हमेशा काम करता रहता है। इस केयरफुल बैलेंस को बनोटे रखने के लिए एनर्जी का उपयोग करता इस। यह बैलेंस बहुत जरूरी इस। इस रेस्टिंग पोटेंशियल के बिना वेरी नर्व और मसल सेल्स अपनी तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नॉन लेन भेज पाती। ये सारी एक्शन के लिए स्टार्टिंग लाइन है। दिस पानी रोकने वाले बांध की तरह समझो। बांध के पीछे के पानी में पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टी। ये गेट खुलते ही बाहर निकलने और काम करने के लिए तैयार कैन बी टाइल्स। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिल्कुल वैसा ही है। ये स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक रूप है। सेल मेम्ब्रेन डैम है और आयंस पानी में सेल बस सही सिग्नल का इंतजार कर रही है ताकि गेट्स खुलें और वह एनर्जी एक पावरफुल नियंत्रित बर्स्ट में बाहर निकले। यह पोटेंशियल हर उस चीज की नींव है जिसके टाइम में हम आगे बात करेंगे। यह इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म से पहले की कालमीज। अब सबसे मजेदार बात, क्या कैन बेटा है जब एक सेल को कोई मैसेज भेजना कैन बेटा है? वह एक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है। एक्शन पोटेंशियल सेल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बहुत तेजी से बहुत छोटा बदलाव कैन बेटा है। यह एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एक चिंगारी है जो नसों के साथ चलती है और मांसपेशियों को सिकोड़ती है। ये नर्वस सिस्टम में थिंगचीत की सबसे छोटी इकाई है। दिस बिजली की एक छोटी लहर की तरह समझो जो सेल के अंदर जाती है। यह लहर आपके दिमाग से आपके पैर के अंगूठे तक एक सेकंड के कुछ हिस्से में मैसेज पहुंचाती है। यह सब कुछ या कुछ भी नॉन लाइन वाली घटना है। या तो यह पूरी तरह से कैन बीटी है या बिल्कुल नॉन लाइन कैन बीटी। एक्शन पोटेंशियल कुछ खास स्टेप्स में कैन बीता है। सबसे पहले सेल अपनी आराम की स्थिति में कैन बीता है जिसमें उसका नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बीता है। फिर एक स्टिमुलस आता है, शायद किसी दूसरे सेल से एक केमिकल सिग्नल। यह स्टिमुलस सेल मेम्ब्रेन में खास गेट्स या चैनल्स को खोलता है। ये सोडियम चैनल्स कैन बेटे आयसन। जब वे खुलते आयसन तो पॉजिटिव सोडियम आयन जो सेल के बाहर भरे कैन बेटे एसन अंदर चले जाते एसन। पॉजिटिव चार्ज की इस बाढ़ से सेल का अंदरूनी हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है। इस स्टेप को डिपोलराइजेशन कहते एसन। सेल ने फायर कर दिया है। ये बहुत तेजी से नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। ये इलेक्ट्रिकल वेव की शुरुआत है। डिपोलराइजेशन की पीक के बाद सेल को खुद को रीसेट करने की जरूरत कैन बीती है। सोडियम चैनल्स बंद हो जाते ईजन और चैनल्स का एक अलग सेट खुलता है, पोटेशियम चैनल्स। अब पॉजिटिव पोटेशियम आयन जो सेल के अंदर केंद्रित कैन बीटे ईजन बाहर निकल जाते ईजन। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलते ईजन, सेल का अंदरूनी हिस्सा फिर से नेगेटिव कैन बीना शुरू हो जाता है। इस फेज को रिपोलराइजेशन कहते ईजन। सेल अपनी आराम की स्थिति में लौट रहा है। यह ऐसा है जैसे लहर अब गुजर रही है और सब कुछ शांत हो रहा है। सेल अगले सिग्नल के लिए तैयार हो रहा है जो उसके पास आ सकता है। कभी कभी पोटेशियम चैनल्स थोड़ा ज्यादा देर तक खुले रहते ईजन। जिसका मतलब है कि सेल से कुछ ज्यादा पॉजिटिव पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते ईजन। जिससे सेल का अंदरूनी हिस्सा कुछ देर के लिए अपनी सामान्य आराम की स्थिति से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इस छोटे से डिप को हाइपरपोलराइजेशन कहते ईजन। ये ऐसा है जैसे सेल अपने टारगेट को थोड़ा ज्यादा पार कर गया है। ये छोटा पीरियड किसी दूसरे एक्शन पोटेंशियल को तुरंत शुरू करने में मुश्किल पैदा करता है। यह एक रिफ्रैक्टरी पीरियड है, एक छोटा आराम जो यह पक्का करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल केवल एक ही दिशा में चले। फिर आयन पंप फिर से काम करना शुरू कर देते ईसन, रेस्टिंग पोटेंशियल को बहाल करते ईसन और सेल फिर से फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक एक्शन पोटेंशियल एक नर्व सेल से नीचे जाता है जिसे न्यूरॉन कहते इजन। पर जब वह एंड तक पहुंचता है तो क्या कैन बीटा है? न्यूरॉन्स आमतौर पर एक दूसरे को सीधे नॉन लाइन छूते इजन। दोस्त के बीच एक बहुत छोटा गैप कैन बीटा इस गैप को सिनेप्स कहते इजन। मैसेज को अगली सेल तक पहुंचाने के लिए उसे इस गैप को पार करना पड़ता है। इस गैप को पार करने की प्रक्रिया को सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते इजन। ये एक रिले रेस की तरह है जहां एक धावक को बैटन दूसरे को पास करना कैन बेटा इस। एक्शन पोटेंशियल धावक है और बैटन एक केमिकल मैसेजेस। इस तरह एक सिग्नल
एक सेल से दूसरी सेल में कूद सकता है। जब एक्शन पोटेंशियल पहले न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है तो यह खास केमिकल्स के निकलने को ट्रिगर करता है। इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वे न्यूरॉन की नोक पर वेसिकल्स नामक छोटी थैली में स्टोर कैन बीटे इसन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आने से यह थैली सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती इसन और अपनी सामग्री को सिनेप्स में छोड़ देती इसन। ये केमिकल मैसेंजर्स का एक छोटा सा कश है जिसे गैप के पार भेजा जा रहा है। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे कई अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर कैन बीटे इसन और हर एक का शरीर और दिमाग में अलग काम कैन बीटा इस। ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स छोटे सिनेप्टिक गैप को पार करते इसन। दूसरी तरफ अगले न्यूरॉन की सतह पर रिसेप्टर्स नामक खास प्रोटीन कैन बीटे इसन। ये रिसेप्टर्स ताले की तरह कैन बीटे इसन और न्यूरोट्रांसमीटर चाबी की तरह कैन बीटे इसन। जब एक न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल अपने मैचिंग रिसेप्टर से टकराता है तो वह उसे जुड़ जाता है और उसे अनलॉक कर देता है। यह अनलॉकिंग एक्शन दूसरी सेल में बदलाव लाता है। यह नए आयन चैनल खोल सकता है जो या तो अगली सेल को एक्साइट कर सकता है जिससे उसके खुद के एक्शन पोटेंशियल को फायर करने की संभावना बढ़ जाती है, या उसे डिसहेबिट कर सकता है जिससे उसके फायर करने की संभावना कम हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज यह 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में कैन बीटा इस तरह आपका दिमाग जानकारी प्रोसेस करता है। इस तरह आपकी नसें आपकी मांसपेशियों को हिलने के लिए कहती इसन और इस तरह आप ऑर्डें बनौटे इसन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बहुत जटिल सिग्नलिंग की अनुमति देता है। एक अकेला न्यूरॉन एक ही समय में हजारों अन्य न्यूरॉन से मैसेज प्राप्त कर सकता है। यह अपने खुद के एक्शन पोटेंशियल को फायर करने का फैसला करने के लिए सभी गो सिग्नलों और सभी स्टॉप सिग्नलों को विचरता है। कनेक्शन का यह अद्भुत नेटवर्क ही मेरे नर्वस सिस्टम को इतना शक्तिशाली और इतना लचीला बनाता है। यह एक केमिकल कन्वर्सेशन है जो आपके अंदर 1 सेकंड में अरबों बार कैन बीटा इस। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ने शरीर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कमाल के टूल्स डेवलप किए इसन। ये टेक्निक्स सच में एक खिड़की की तरह इसन जो दिखाती इसन कि मेरा शरीर कैसे काम कर रहा इस। दीज में से सबसे फेमस है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी, जिसे कभी कभी ईकेजी भी कहते इसन। एक ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। छोटे चिपचिपे पैड्स जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते इसन आपकी स्किन पर, आपके सीने, बेकन बेन और पैरों पर आउटे जाते इसन। ये इलेक्ट्रोड्स हर दिल की धड़कन के साथ कैन बेने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते इसन। ईसीजी मशीन फिर एक ग्राफ बनौटी है, एक लेवरियाती हुई लाइन जो आपके दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की रिदम और स्ट्रेंथ दिखाती है। एक और कॉमन टूल है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी। एन्सेफेलॉन ब्रेन के लिए एक फैंसी वर्ड है, तो एक ईईजी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता इस टेस्ट के लिए कई छोटे इलेक्ट्रोड्स आपके स्कैल्प पर आउटे जाते इसन, कभी कभी एक स्पेशल कैप में। ये इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन में लाखों न्यूरॉन्स के एक साथ फायर कैन बेने से निकलने वाले कंबाइंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ते आइसन। ईईजी ब्रेन थेव्स दिखा सकता है जो ब्रेन एक्टिविटी के रिथमिक पैटर्न्स कैन बीटे इसन। डॉक्टर्स ईईजीज का इस्तेमाल एपिलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर्स और ब्रेन की दूसरी प्रॉब्लम्स जैसी कंडीशंस को डायग्नोज करने में मदद के लिए करते इसन। यह डोज़ें यह देखने में मदद करता है कि ब्रेन रियल टाइम में क्या कर रहा है, मेरे मस्कल्स के टाइमी में क्या। उसके लिए हम एक इलेक्ट्रोमायोग्राम या ईएमजी का इस्तेमाल करते हैं इसन। यह टेस्ट आपकी मस्कल्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। ईएमजी करने के 2 तरीके हैं इसन। कभी कभी इलेक्ट्रोड्स को एक मसल के ऊपर स्किन पर रखा जाता है। दूसरे समय एक बहुत पतली नीडल इलेक्ट्रोड सीधे मसल में डाली जाती है। ईएमजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है जब आप मसल को आराम देते इसन और जब आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करते इसन। ये डॉक्टर्स को मस्कल्स, दोज हैं कंट्रोल करने वाली नर्व्स या नर्व्स और मस्कल्स के बीच के कनेक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ढूंढने में मदद करता है। ये मसल वीकनेस या नर्व डैमेज को डायग्नोज करने के लिए बहुत यूजफुल है। एक ही सेल के लेवल पर बहुत करीब से देखने के लिए साइंटिस्ट्स एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे पैच क्लैम्प कहते हैं। ये एक डिसक्रेडिबल टूल है
जो रिसर्चर्स को एक सील की मेम्ब्रेन में एक सिंगल आयन चैनल से बहने वाले इलेक्ट्रिकल करंट को मापने की परमिशन देता है। इसमें एक छोटी ग्लास पिपेट का इस्तेमाल कैनबेटा है, जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रॉ की तरह कैनबेटी है, जिसका टिप बहुत टाइमी कैनबेटा है। टिप को एक सील की सरफेस पर दबाया जाता है, जिससे एक सुपर टाइट सील बन जाती है। ये साइंटिस्ट को सिर्फ एक या कुछ आयन चैनल्स के खुलने और बंद कैनबेने को रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है। इस टेक्निक ने भी सिखाया है कि एक्शन पोटेंशियल्स कैसे काम करते हैं और अलग अलग ड्रग्स वेरी सेल्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। आपका हार्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस। ये सिर्फ एक पंप नॉन लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिकल पंप इस, जिसके पास अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो हार्ट मसल को बताता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड पंप करना इस। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि आपके हार्ट के चारों चेम्बर्स सही ऑर्डर में स्क्वीज करें, जिससे एक कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट हार्ट बीट बनती है। ये पूरी प्रोसेस हार्ट के टॉप राइट चेम्बर, राइट एट्रियम में सेल्स के एक स्पेशल ग्रुप में शुरू कैनबेटी है। इस एरिया को सिनोएट्रियल नोड या एसए नोड कहते हैं। एसए नोड हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है। ये अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, एक मिनट में लगभग 60 से 100 टाइम। एसए नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक वेव की तरह दो टॉप चेम्बर्स एट्रिया में फैल जाता है। ये इलेक्ट्रिकल वेव एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिससे ब्लड नीचे के दो चेम्बर्स वेंट्रिकल्स में चला जाता है। फिर सिग्नल एक और स्पेशल जगह पर जाता है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच कैनबेटी है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड है। एवी नोड एक गेट की तरह काम करता है। ये सिग्नल को एक छोटे से पल के लिए रोक कर रखता है। ये हल्का सा डिले बहुत जरूरी है। ये वेंट्रिकल्स को एट्रिया से ब्लड से भरने के लिए काफी टाइम देता है, इससे पहले कि डोज़ कॉन्ट्रैक्ट करने को कहा जाए। एवी नोड पर थोड़े पॉज के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल फाइबर्स के एक स्पेशल पैथवे से नीचे जाता है। इस पैथवे को बंडल ऑफ हिज कहते हैं, जो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में बंट जाता है। ये ब्रांचेस सिग्नल को हार्ट के बॉटम तक ले जाती है। डाटा से सिग्नल वेंट्रिकल्स की दीवारों से पर्किंजे फाइबर्स नॉटमक फाइबर्स के जाल के जरिए ऊपर फैलता है। ये पैथवे ये पक्का करता है कि बड़े पावरफुल वेंट्रिकल्स नीचे से ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करें। ये मोशन ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने और उसे लंग्स और बाकी बॉडी तक भेजने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल सीक्वेंस हर एक हार्ट बीट के साथ कैनबेटा है, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा टाइम। ये एक परफेक्टली टाइम्ड, ब्यूटीफुली कोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रिकल इवेंट है। जिस ईसीजी के टाइम में मैंने पहले बात की थी, वो बस स्किन की सतह से इस इवेंट की एक रिकॉर्डिंग है। ईसीजी ट्रेस पर हर छोटा बम्प और वेव इस सीक्वेंस के एक स्पेसिफिक पार्ट से जुड़ा है। एसए नोड का फायर कैनबेना, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट करना, एवी नोड पर सिग्नल का पॉज कैनबेना और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना। ये एक इलेक्ट्रिकल स्टोरी है जो डॉक्टर्स को बताती है कि आपका हार्ट कितना अच्छा काम कर रहा है। ये वाकई अमेजिंग साइंस है। हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम आमतौर पर बहुत भरोसेमंद कैनबेटा है, लेकिन कभी कभी चीजें गलत हो सकती हैं। जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल रिदम एबनॉर्मल कैनबेटी है तो उसे आरिथमिया कहते हैं। आरिथमिया का मतलब ये हो सकता है कि हार्ट बहुत तेजी से, बहुत धीरे या एक इरेगुलर क्योटिक पैटर्न में धड़क रहा है। ये प्रॉब्लम्स कई कारणों से हो सकती है। कभी कभी हार्ट अटैक से हार्ट की मसल्स को नुकसान कैनबेटा है, और कभी कभी ये ब्लड में पोटेशियम जैसे आयोनों के असंतुलन के कारण हो सकता है, या हार्ट के नेचुरल पेसमेकर या इलेक्ट्रिकल पाथवे में ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल सर्किट में खराब वायरिंग कैनबेने जैसा है। एरिथमिया का एक कॉमन टाइप ब्रेडिकार्डिया है, जिसका मतलब है कि हार्ट बहुत धीरे धड़क रहा है, आमतौर पर 1 मिनट में 60 बीट्स से कम। ऐसा तब हो सकता है जब एसए नोड, जो हार्ट का पेसमेकर है, तेजी से फायर नॉनलिन कर रहा कैन बी, या जिसका मतलब यह हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेंट्रिकल्स तक पहुंचने के रास्ते में कॉनलिन ब्लॉक हो रहा है। यदि हार्ट बहुत धीरे धड़कता है तो ब्रेन और बाकी बॉडी को पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन नॉनलिन मिल पाती है, जिससे इंसान थका हुआ, चक्कर महसूस कर सकता है या बेकैनबेश भी हो सकता है। ये एक संकेत है कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल जनरेटर पेस बनोटे रखने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है।
जिसके विपरीत प्रॉब्लम टैचिकार्डिया है, जिसका मतलब है कि हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है, आमतौर पर आराम करते समय 1 मिनट में 100 बीट्स से मोर। टैचिकार्डिया कई तरह की कैन बी है। कभी कभी हार्ट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पार्टवे एक शॉर्ट सर्किट बनाता है, जिससे सिग्नल बहुत तेजी से घूमता रहता है। एक विशेष रूप से डेंजरस टाइप वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन है। इस मामले में वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तेज और कैओटिक हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स ठीक से पंप करने के बजाय बस कांपते हैं। यह एक जानलेवा इमरजेंसी है, वाकई हार्ट से ब्लड पंप नॉन लिंक हो रहा है। एक और बहुत कॉमन एरिथमिया को एट्रियल फाइब्रिलेशन या AF5 कहते हैं। AF5 में एट्रिया में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अव्यवस्थित और कैओटिक हो जाते हैं। एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन के बजाय एट्रिया बस कांपते हैं, जिसे एक इरेगुलर और अक्सर तेज दिल की धड़कन कैन देती है। हालांकि यह आमतौर पर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन की तरह तुरंत जानलेवा नॉन लीन कैन बीटा है, एफिब स्ट्रोक जैसी अन्य प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ा सकता है। वाकई कांपते हुए एट्रिया पूरी तरह से खाली नॉन लीन कैन बेटे इज्म, जिससे ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। इन सभी कंडीशंस का डायग्नोसिस ECG को देखकर और यह देखकर किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल पैटर्न नॉर्मल से कैसे चेंज हुआ है। वाकई एरिथमिया इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स कैन बेटे इजन, तो दोस्त का इलाज भी अक्सर इलेक्ट्रिकल ही कैन बेटा है। ये इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को समझना अमेजिंग मेडिकल सॉल्यूशंस देता है। जिन लोगों को ब्रेडिकार्डिया कैन बेटी है और नहीं जिनका दिल बहुत धीरे धड़कता है, दोस्त के लिए सबसे आम इलाज आर्टिफिशियल पेसमेकर है। पेसमेकर एक छोटा बैटरी से चलने वाला डिवाइस कैन बेटा है, जिसे स्किन के नीचे आमतौर पर छाती में आउटिया जाता है, जिसमें एक या एक से जोरदार पतले तार कैन बेटे इसन, जिन्हें लीड्स कहते इसन। इन्हें वेन्स के जरिए दिल तक पहुंचाया जाता है। पेसमेकर आउटार दिल की धड़कन पर नजर रखता है। अगर उसे लगता है कि दिल बहुत धीरे धड़क रहा है, तो वह एक छोटा दर्द रहित इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है ताकि दिल नॉर्मल स्पीड से हार्ट बीट लगे। टैचिकार्डियस के लिए और नहीं जब दिल बहुत तेज धड़कता है, तो दूसरे क्लेवर ट्रीटमेंट्स कैन बीटे इसन। एक इलाज को कैथेटर अब्लेशन कहते इसन। इस प्रोसीजर में डॉक्टर एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते इजन, उसे ब्लड वेसल के जरिए दिल तक पहुंचाते इजन। इस कैथेटर का टिप 2 काम कर सकता है। पहला, यह दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मैप कर सकता है ताकि उस एग्जैक्ट स्पॉट को ढूंढा जा सके जो एबनॉर्मल रिदम पैदा कर रहा है। एक बार जब प्रॉब्लम एरिया मिल जाता है, तो कैथेटर उस टाइनी पीस ऑफ टिश्यू को नष्ट करने के लिए एनर्जी का एक बर्स्ट दे सकता है, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो हीट कैन बीटी है, या क्रायो एनर्जी जो कोल्ड कैन बीटी है। यह एक स्कार बनाता है जो फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, जिससे अरिथमिया ठीक हो जाती है। सबसे खतरनाक तेज रिदम्स के लिए, जैसे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, एक अलग डिवाइस की जरूरत कैन बीटी है। दिस इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर या ICD कहते इसे। एक ICD काफी हद तक पेसमेकर जैसा दिखता है और उसे उसी तरह से आउटिया जाता है। यह भी दिल की धड़कन को आउटटार मॉनिटर करता है। अगर यह लाइफ थ्रेटनिंग तेज रिदम को डिटेक्ट करता है, तो यह कुछ अमेजिंग करता है। यह दिल को एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल शॉक देता है। यह शॉक दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रीसेट कर देता है, कैओटिक रिदम को रोक देता है और नॉर्मल पेसमेकर SA नोड को फिर से काम करने देता है। यह ऐसा है जैसे आपके सीने में एक इमरजेंसी पैरामेडिक हो, जो किसी भी पल आपकी जान बचाने के लिए तैयार कैन बी। बेशक दवाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट इसन। ऐसी कई दवाएं इसन जिन्हें एंटी अरिथमिक ड्रग्स कहते इसन, जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में मदद कर सकती इसन। ये दवाएं दिल की कोशिकाओं में आयन चैनल्स को प्रभावित करके काम करती इसन। कुछ दवाएं सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती इसन, वनकी अन्य पोटेशियम या कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती इसन। इन आयन्स के मूवमेंट को बदलकर दवाएं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को धीमा कर सकती इसन या दिल की कोशिकाओं को कम एक्साइटेबल बना सकती इसन। यह अरिथमियास को शुरू कैन बेने से रोकने में मदद करता है। इलाज का चुनौती, चाहे वह डिवाइस हो, एब्लेशन हो या मेडिकेशन हो, एरिथमिया के स्पेसिफिक प्रकार और व्यक्ति के ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है।
ये सब उन टाइनी इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स को कंट्रोल करने पर ही आता है। तो मैंने देखा है कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट को समझने के लिए कितना जरूरी है, लेकिन यह साइंस, मेडिसिन और रिसर्च में हर जगह है। यह सिर्फ हार्ट्स के टाइमे में नॉन लाइन इज, ब्रेन के टाइमे में सोचो। न्यूरोलॉजी, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का स्टडी है, वह इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पर बहुत डिपेंड करता है। EEGs एपिलेप्सी को डायग्नोज करने में मदद करते इजन, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल बर्स्ट्स को पहचान कर जो सीजर्स का कारण बनते इजन। डोज का उपयोग स्लीप स्टडीज में भी किया जाता है ताकि स्लीप के अलग अलग स्टेजेस को समझा जा सके। हर स्टेज का अपना एक यूनिक ब्रेन वेव पैटर्न कैन बीटा इज। साइंटिस्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का उपयोग यह जानने के लिए भी करते इजन कि हम कैसे सीखते इजन, कैसे ऑर्डर रखते इजन, और अल्जाइमर्स या पार्किंसंस जैसी बीमारियों में क्या गलत कैन बीटा इज। ये वेरी मसल्स और नर्व्स को समझने के लिए भी बहुत जरूरी इज। EMG टेस्ट डॉक्टर्स को मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी कंडीशंस को डायग्नोज करने में मदद करता है, एक ऐसी बीमारी जो मसल्स को कमजोर करती है, या ALS, जिसे लू गेहरिग्स डिजीज भी कहते इसन, जो उन नर्व सेल्स को अफेक्ट करती है जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करती इसन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेजर करके डॉक्टर्स ये पता लगा सकते इसन कि प्रॉब्लम मसल में ही है, या उससे जुड़ी नर्व में, या दोज के बीच के सिनेप्टिक कनेक्शन में। ये जानकारी पेशेंट्स को दोज के सिम्टम्स को मैनेज करने और दोज के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनोटने के लिए सही तरीका फाइंडने में बहुत जरूरी इज। दिशा तक की वेरे सेंसेस जैसे हीरिंग और साइट भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पर डिपेंड करते इजन, ताकि साउंड वेव्स और लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदला जा सके, जिसे वेरा ब्रेन समझ सके। क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी साइंटिफिक रिसर्च में एक पावर हाउस है। बायोलॉजिस्ट पैच क्लैम्प टेक्निक का उपयोग यह पता आउटने के लिए करते EESN की नई मेडिसिन सेल्यूलर लेवल पर कैसे काम करती। वे टेस्ट कर सकते इनकी क्या कोई ड्रग किसी खास आयन चैनल को ब्लॉक करती है जो पेन, हाई ब्लड प्रेशर या अन्य कंडीशंस के इलाज के लिए यूजफुल हो सकती है। ये फंडामेंटल रिसर्च नई और बेहतर ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने का पहला स्टेप है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वी यह समझने में मदद करता है कि एक सी स्लग कैसे सीखता है और एक वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे झट से बंद कैन बीटा इज। यह कई ऑर्गेनिजम्स के लिए जीवन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नॉट। आखिरकार इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जीवन की स्पार्क्स का साइंस है। यह उस सीक्रेट इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज को रिवील करता है जिसका उपयोग वेरी सेल्स एक दूसरे से बात करने के लिए करती है। वेरे हार्ट्स की स्टेडी लाइफ सस्टेनिंग बीट से लेकर वेरे ब्रेन्स में थॉट्स की कॉम्प्लेक्स सिम्फनी तक, यह सब इन टाइनी इलेक्ट्रिकल करंट्स द्वारा गवर्न कैन बीटा इज। इन सिग्नल्स को सुनना और समझना सीखकर मैंने यह पता आउत्या है कि मेरा शरीर कैसे काम करता है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि जब वे ठीक से काम नॉन करते इसन, तो इन्हें दोजें ठीक करने के पावरफुल तरीके भी फाइंड इसन। तो अगली बार जब आप अपनी पल्स महसूस करें तो बस अपने अंदर हो रहे अमेजिंग इलेक्ट्रीफाइंग साइंस को और रखें। ये सच में ऑसम है।